भाग 24। दयाल काका विक्रम के पास जा बैठे और उसके हाथ से गिलास लेकर खुद ने भी शराब का एक घूंट लिया, जिसकी कड़वाहट से ही उनके पूरे शरीर में झंझनाहट सी दौड़ गई और वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोले, कितनी कड़वी है यह, कैसे पी लेते हो तुम इसे? विक्रम बोला, मेरी जिंदगी से तो ज्यादा कड़वी नहीं है ना काका। यह पहली बार पीने भर भले ही कड़वी लगती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सारे गमों को कुछ वक्त के लिए भुलाने के लिए सबसे असरदार है। दयाल काका उदास से उसे देखने लगे। क्यों पीते हो इसे? है तो यह जहर ही ना, जो तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर देगी। विक्रम बोला, मन का बोझ हल्का हो जाता है काका, और कुछ नहीं। दयाल काका ने विक्रम का ग्लास उसे वापस कर दिया। वैसे कौन है वह कमबख्त ड्राइवर जिसने मेरे बच्चे से उसका प्यार छीन लिया? विक्रम बोला, पता नहीं। दयाल काका कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, एक काम करते हैं कि उस ड्राइवर को ही गायब कर देते हैं। विविधा को लगेगा कि धोखा देकर भाग गया, फिर तू उससे शादी कर लेना। कैसा लगा मेरा आइडिया? विक्रम बोला, बेकार। दयाल काका बोले, तो एक काम कर, तू विविधा से जबरदस्ती शादी कर ले। तो उसका किडनैप कर और माता रानी वाला मंदिर है ना, वहां ले आना। तब तक मैं शादी की सारी तैयारियां करवाता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ही दिनों में विविधा सब कुछ भूलकर तेरे प्यार में पड़ जाएगी। विक्रम बोला, यह क्राइम है, आप मुझे जेल भेजना चाहते हो? कमाल है, शराब पी मैंने है और बहकी बहकी बातें आप कर रहे हैं। काका उदास से विक्रम को देखने लगे। विक्रम ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। जाने दीजिए ना काका, आपके बेटे के लिए लड़कियों की कौन सी कमी है? दयाल काका बोले, कमी तो नहीं है, लेकिन तुझे वह पसंद है ना? तकलीफ हो रही होगी। विक्रम ने काका की ओर देखा। नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो रही मुझे। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे भला कहाँ दर्द होता है। कहते हुए वह दूसरी ओर देखने लगा और अपनी आंखों से आंसुओं को छुपाने लगा। काका ने प्यार से उसका चेहरा अपनी ओर किया, उसे गले से लगा लिया। विक्रम उनके कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है काका? जिस किसी से भी मोहब्बत करता हूँ वह दूर हो जाता है मुझसे। मैं तो अच्छा बेटा भी नहीं बन पाया। माँ क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में कि कैसा बेटा हूँ मैं, जो उनकी जिंदगी तबाह करने वाली औरत को जेल से रिहा करवाया। मैं ही जानता हूँ कि कितनी तकलीफ हुई थी मुझे उसे रिहा करवाते वक्त। बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे काका, इतनी कि मैं माँ की तस्वीर से भी नजरें नहीं मिला पा रहा। काका उसकी पीठ थपथपाने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी माँ तो खुश होंगी ये देखकर कि उनका बच्चा दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है। विक्रम नाराज सा उनसे दूर हो गया। काका बोले, क्या हुआ? विक्रम सिर झुकाए बैठ गया। शिकायतें हैं आपसे मुझे, मैं अकेला ही अच्छा था काका। अगर तब ये कल्पना मुझे मिल जाती ना, तो एक ही बार में इसका काम खत्म कर देता। पर अब खुद को बेबस महसूस करता हूँ। क्यों लाए थे आप आरुषि को मेरे पास? ना चाहते हुए भी उससे लगाव हो गया। अब हर वक्त कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से उसे कोई भी तकलीफ ना हो। जानता हूँ कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ की क्या अहमियत होती है। अभी मैं आरुषि के साथ जीना सीख रहा था कि आप उस विविधा को ले आए, और बड़ी ही चालाकी से पता नहीं कब आपने अपनी बातों में मुझे फंसाकर उस लड़की को मेरे दिल में जगह दिलवा दी। मेरे साथ ये सारी गड़बड़ी आपने की है, सब आपका ही किया धरा है। दयाल काका ने अपने कान पकड़ लिए। माफ कर दे अपने काका को, मैं तो अपने बेटे का भला चाहता था। मुझे क्या पता था कि तुम्हें इतनी तकलीफ होगी। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विक्रम पता नहीं क्या बड़बड़ाते हुए काका की गोद में सिर रखकर लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। अगले दिन विक्रम जब सोकर उठा तो उसने तय किया कि वह विविधा को इग्नोर करेगा, उससे दूरी बनाकर रखेगा। तो वहीं दूसरी ओर विविधा ने तय किया कि वह विक्रम के करीब रहेगी, उसे और जानने की कोशिश करेगी और जितना हो सकेगा
उसके साथ वक्त बिताने की और उसके दिल में अपने लिए क्या फीलिंग्स हैं जानने की कोशिश करेगी। जहां एक और विक्रम ने ऑफिस में खुद को काम में उलझा लिया, तो वहीं विविधा शाम होने का इंतजार कर रही थी कि कब विक्रम उसकी नजरों के सामने होगा। इधर कल्पना ने अपना बैग पैक किया और अजीत से बोली, तुमने मुझे जेल से आजाद करवाकर कितना बड़ा एहसान किया है, मैं बता नहीं सकती तुम्हें। तुम सही कहते हो कि पैसा वगैरह सब मोह माया है। मुझे अब दोबारा अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। मैं जा रही हूँ और अपनी मेहनत के बल पर अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगी। हो सके तो मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। तुमने विक्रम को जुबान दी है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तो तुम्हारी बात का मान रखना भी जरूरी है। कल्पना वहां से चली गई। अजीत खुश था कि चलो देर से ही सही, लेकिन कल्पना को अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ। अब वह और बाकी सभी अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। शाम को विविधा आरुषि के घर पहुंच उसे पढ़ाने लगी, लेकिन उसकी नजरें दरवाजे पर ही टिकी थी कि विक्रम कब आएगा। आरुषि से उसे पता चल चुका था कि विक्रम ने कल्पना वाला केस वापस ले लिया है। दयाल काका का कई बार मन किया कि जाकर पूछे विविधा से कि किस ड्राइवर से वो प्यार कर बैठी है, लेकिन विक्रम ने उनको मना किया हुआ था, इसलिए काका ने नहीं पूछा। 6 से 7 बज चुके थे, लेकिन विक्रम अभी तक घर नहीं लौटा था। विक्रम आज जानबूझकर ऑफिस में देर शाम तक लगा रहा। उसने जब देखा कि 7 बज चुके हैं, तो सोचा कि विविधा अब तक अपने घर चली गई होगी। वह अब घर के लिए निकल गया। कुछ समय बाद विक्रम घर पहुंच जैसे ही अंदर आया, सामने से आता विविधा पर उसकी नजर पड़ी। विविधा का उदास चेहरा उसे देखकर खिल गया। वह काफी देर से बहाना बनाकर विक्रम के आने तक रुकना चाहती थी, पर जब 7 से ऊपर टाइम हो गया तो उसे लगा कि वह और नहीं रुक सकती। वह घर जा ही रही थी कि सामने से विक्रम आ गया। उसकी तो मानो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। वह विक्रम को देख मुस्कुरा दी, लेकिन विक्रम ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और पीछे खड़े दयाल काका से बोला, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, दवा ले आइए कमरे में। वह सीधे अपने कमरे में चला गया। विविधा सोच में पड़ गई। कमाल है, आज मैंने इसे देखकर मुंह भी नहीं बनाया और ना ही कुछ जली कटी सुनाई, उल्टा मुस्कुराई तो भी इसने मुझे इग्नोर कर दिया। शायद सिर दर्द की वजह से सड़ू हो रहा है। दयाल काका टेबल की ड्रॉर से मेडिसिन निकाल ही रहे थे कि पीछे आकर खड़ी हुई विविधा बोली, लाइए काका, मैं देकर आती हूँ। दयाल काका ने जब यह सुना तो सोच में पड़ गए कि जब यह किसी और से प्यार करती है तो विक्रम के बारे में इतना क्यों सोच रही है। सामने से पूछ लूं क्या? नहीं, विक्रम ने मना किया है तो पूछ भी नहीं सकता। उन्होंने कुछ सोचा और मेडिसिन वापस रख बोले, मेडिसिन तो खत्म हो गई, अभी तो बस बाम ही है, इसी से काम चला लो। विक्रम अपने कमरे में आया और नाराजगी से कोट उतारकर एक ओर फेंकते हुए बड़बड़ाने लगा, यह लड़की अभी तक इस घर में क्या कर रही है? यह अपने घर क्यों नहीं गई? इतना क्यों लेट हो गई? मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, पता नहीं काका भी कहाँ रह गए। विक्रम ने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की और सोफे पर बैठ पैर सामने टेबल पर रख अपना सिर पीछे टिका आंखें बंद कर लेट गया। उसके दिमाग में विविधा के लिए कही गई पड़ोसियों की बातें घूमने लगी। विविधा उसके कमरे में आई। जब उसने विक्रम को ऐसे शांत सा लेटा देखा तो थोड़ी देर तक उसे प्यार से देखती रह गई। फिर आगे बढ़ उसके पास जा खड़ी हो धीरे से बोली, ये लो बाम। विक्रम अपनी ही उलझन में इतना उलझा हुआ था कि उसे विविधा की आवाज सुनाई ही नहीं दी। विविधा को लगा कि शायद विक्रम सो गया है, तो वह सोफे के पीछे की तरफ जा विक्रम के पीछे गई और बड़े आहिस्ते से उसके सिर पर बाम लगाने लगी कि कहीं विक्रम जाग ना जाए। विक्रम के दिमाग में सब कुछ चल ही रहा था कि तभी उसे अपने सिर पर किसी की उंगलियों का एहसास हुआ कि कोई उसके सिर पर बाम लगा रहा था। विक्रम ने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कि काका ही होंगे, पर कुछ वक्त बाद उसे महसूस हुआ कि यह दयाल काका के हाथों का स्पर्श तो नहीं है, तो फिर ये हाथ। अगले ही पल अपने सवाल के जवाब का एहसास होते ही
विक्रम ने विविधा के हाथों को पकड़ रोका और पीछे मुड़कर देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विविधा बोली। बाम देने आई थी, पर तुम आंख बंद करके लेटे हुए थे। मैंने तुम्हें आवाज भी दी, पर जब तुमने कुछ नहीं बोला तो मैंने सोचा कि मैं ही लगा देती हूँ। विक्रम नाराजगी से बोला। तुमसे मांगा था मैंने बाम? विविधा बोली। बोला तो तुमने कल खाने का भी नहीं था, पर मैंने लाकर दिया ना। विक्रम ने हाथ आगे बढ़ाया। लाओ, मुझे दो, मैं खुद लगा लूंगा। विविधा बोली। क्यों? मैं लगा दूंगी तो कुछ आफत आ जाएगी? विक्रम गुस्से से उसे देखते हुए तेज आवाज में बोला। बाहर जाओ इसी वक्त मेरे कमरे से, और कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो मुझे। विक्रम इतनी जोर से बोला कि उसे खांसी आ गई। विविधा ने पास ही रखे जग से ग्लास में पानी कर उसे पीने को दिया। विक्रम पानी पीने लगा। विविधा उसकी पीठ हल्के से थपथपाने लगी। अभी ठीक है? विक्रम बोला। विविधा ने उससे ग्लास लेकर एक तरफ रख दिया। आज तुम इतने लेट क्यों हो गए? पता है, मैं कब से इंतजार कर रही थी। विक्रम ने उसकी ओर देखा तो विविधा ने जल्दी से अपनी बात संभाली। मतलब आरुषि वेट कर रही थी तुम्हारा। विक्रम बोला। काम बहुत था। विविधा को लगा कि विक्रम का मूड कल्पना की वजह से खराब है। पता चला मुझे कि आरुषि की खुशी के लिए कल्पना को जेल से रिहा करवा दिया तुमने। क्या तुम्हें सच में लगता है यह कल्पना सुधर जाएगी? विक्रम बोला। नहीं, कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, पर कल्पना कभी नहीं बदल सकती। लेकिन मैं अपने दिल में कोई मलाल नहीं रखना चाहता था कि मैंने आरुषि की मां होने के नाते उसे कोई मौका नहीं दिया। अगर अभी भी वह कुछ गड़बड़ करती है तो उसका अच्छा बंदोबस्त करूंगा। विक्रम खिड़की के पास जा खड़ा हुआ और बाहर देखने लगा। विविधा उसके पास जा खड़ी हुई। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ। बहुत बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें आरुषि की माँ को रिहा करवाते वक्त। तुम परेशान मत हो, उन्हें अपने गलत कामों की सजा जरूर मिलेगी। विक्रम ने विविधा की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे वह वापस खिड़की से बाहर देखने लगा। दोनों एक साथ कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। विविधा ने विक्रम को हिम्मत देने के लिए झिझकते हुए अपना हाथ बढ़ा उसका हाथ थामना चाहा कि विक्रम ने अपने दोनों हाथों को बांधकर सीने से लगा लिया। विविधा को लगा कि शायद विक्रम ने अचानक से ऐसा किया है, लेकिन उसने यह जानबूझकर किया था। उसे एहसास हो चुका था कि विविधा उसका हाथ थामने वाली है, लेकिन वह पहले ही तय कर चुका था कि विविधा से दूरी बनाकर रखेगा। वह सीधे लहजे में बोला। तुम्हें लेट हो रहा है, घर जाओ। विविधा मायूसी से वहां से जाने लगी कि विक्रम ने उसको पुकारा। विविधा, रुको जरा। विविधा ने खुश हो पीछे मुड़कर देखा। विक्रम उसके पास आया और बड़ी संजीदगी से बोला। आज के बाद तुम कभी मेरे कमरे में अकेले नहीं आओगी। कहीं किसी ने देख लिया तो बातें बनने में देर नहीं लगेगी। विविधा को विक्रम की ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि विक्रम तो वो इंसान था जो लोगों की बातों की परवाह ही नहीं करता था। तुम्हें कब से लोगों की बातों से फर्क पड़ने लगा? विक्रम बोला। मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता है। दयाल काका तुम्हें जानबूझकर मेरे पास भेजते हैं ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सके। दरअसल वह चाहते हैं कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए। विविधा ने जब यह बात सुना तो दंग रह गई कि इसे यह सब कैसे पता। विक्रम बोला। मैं जानता हूं कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा। अगर पता होता तो तुम यहां नहीं आती। विविधा ने राहत की सांस ली और सोचने लगी। अब तुम्हें क्या बताऊं कि काका तो अपने प्लान में सफल भी हो गए। विक्रम बोला। काका को अपने बेटे की फिक्र है और इसलिए यह सब हरकतें कर रहे हैं। तुम उन पर गुस्सा मत करना, पर अब तुम्हें सच पता चल गया है तो आइंदा उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे कमरे में आने की जरूरत है। काका समझते नहीं है कि मैं किसी भी तरह के रिश्ते में बंधना नहीं चाहता। आरुषि के लिए मैं पहले ही खुद को थोड़ा बदल चुका हूँ, अब किसी और के लिए खुद को बदलना नहीं चाहता। और मैं जानता हूँ कि मैं खुद खुश नहीं रहूंगा तो मेरे साथ कोई भी खुश नहीं रहेगा। मैं अपने इस छोटी सी दुनिया में ही खुश हूँ।
इसलिए बात को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, इसी में समझदारी है। फिर तुम और मैं बिल्कुल अलग है। विविधा को विक्रम की बातें ऐसी लगी कि जैसे उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। वह चुपचाप कमरे से बाहर जाने लगी। विक्रम से रहा नहीं गया और पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? यह बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? विविधा यह सुनकर चौंकी और रुककर विक्रम की तरफ मुड़ गई। मेरा बॉयफ्रेंड? विक्रम बोला, अब छुपाने की जरूरत नहीं है। कल मैं तुम्हारे मोहल्ले के पास से गुजर रहा था, तब सुना था मैंने कुछ लेडीज को बात करते हुए। विविधा सोचने लगी कि लोग उसके बारे में जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, वह बात इसे भी पता चल गई। वह गुस्से से विक्रम की ओर देखने लगी। तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? विक्रम बोला, जासूसी नहीं, काम से गया था। अब वो बातें कर रही थी तो मैंने सुन लिया। विविधा की आंखों में आंसू आ गए कि जिससे वह प्यार करती है, शायद उसे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। वह कमरे से बाहर जाने को चल पड़ी। विक्रम ने जब उसे रोते हुए देखा तो खुद को बहुत बुरा लगा। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम कर बोला, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? विविधा आंसू पोंछते हुए बोली, बस ऐसे ही। विक्रम बोला, ऐसे ही क्या होता है? देखो, अगर मेरी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूँ। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। विविधा ने कुछ पल तक विक्रम को देखा। उससे अब और नहीं रहा गया। वह आगे बढ़ी और एकदम से विक्रम के गले लग गई। विक्रम जो इस सब के लिए तैयार ही नहीं था। विविधा के एकदम से गले लगने से कुछ कदम पीछे हट गया। विविधा कहीं गिर ना जाए इसलिए उसने उसे थाम लिया। विक्रम जहां एक ओर हैरान था, वहीं विविधा आंखें बंद कर सुकून के साथ खड़ी हुई थी कि जिंदगी भर का ना सही, कुछ पल के साथ को तो जी भर के जी ले। दोनों अब यूं ही थोड़ी देर तक खड़े हुए एक दूसरे के दिल की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। अब विविधा पीछे हटी। लेट हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। विक्रम बोला, तुम पक्का ठीक हो ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विविधा बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। विक्रम बोला, अगर कभी कोई भी परेशानी आए तो तुम मेरे पास बेहिचक आ सकती हो। विविधा बोली, तुमने इतना कह दिया वही बहुत है। विविधा वहां से बाहर निकल गई और उसके आंसू बह चले। अंदर विक्रम की आंखों में भी नमी थे। विक्रम के कमरे के बाहर एक तरफ कोने में खड़े काका ने अपनी गीली हो चली आंखों को पोंछा। वो सोचने लगे कि चाहे कुछ भी षड्यंत्र क्यों न करना पड़े, लेकिन विविधा की जिंदगी में अगर कोई आएगा तो वह विक्रम ही होगा। देखता हूँ कौन कमबख्त ड्राइवर उसे मेरे बेटे की किस्मत से छीनता है। मैं हर सजा भुगत लूंगा, लेकिन विक्रम और विविधा की ही शादी होगी। विविधा अपने घर पहुंची तो ब्रजेश जी बैठे मिले। ट्यूशन से लौटने में काफी लेट हो गई। विविधा बोली, वो कल आरुषि का क्लास टेस्ट है तो इसलिए उसी की तैयारी करवा रही थी। ब्रजेश जी बोले, जाकर थोड़ा आराम कर लो। फिर आरुषि अपने दयाल काका को फोन कर बता देना कि आइंदा से तुम वहां ट्यूशन नहीं पढ़ाओगी। विविधा यह सुनकर हैरान रह गई। यह आप क्या कह रहे हैं पापा? ब्रजेश जी बोले, जितना कहा उतना करो। विविधा बोली, लेकिन क्यों? ब्रजेश जी बोले, हर क्यों का जवाब देना जरूरी नहीं होता। विविधा उदास होते हुए अपने कमरे में जा बैठी कि पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। पहले विक्रम ने लोगों की बातों पर विश्वास कर लिया और अब बाऊजी मुझे आरुषि को ट्यूशन पढ़ाने से मना कर रहे हैं। पता नहीं अचानक से बाऊजी को क्या दिक्कत हो गई मेरे ट्यूशन पढ़ाने से, और यहाँ तक कि माँ भी उनका साथ दे रही है। वह तो जानती है ना कि मैं विक्रम को पसंद करती हूँ, तो वह फिर क्यों एकदम से मेरे खिलाफ हो गई? छवि जी उस रात विविधा के पास यह सोचकर नहीं गई कि कहीं विविधा उनसे पूछने लगी कि उन्होंने बाऊजी की बात का समर्थन क्यों किया तो बेचारी का दिल ही टूट जाएगा। यह सुनकर कि विक्रम ने उससे शादी के लिए मना कर दिया है। वो चाहती थी कि विविधा अब विक्रम से दूर रहे ताकि उसे विक्रम को भूलकर आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो।
अगले दिन सुबह जब विविधा स्कूल गई तो दयाल काका और आरुषि उसे स्कूल गेट पर मिल गए। विविधा ने वही दयाल काका से कह दिया कि टाइम की दिक्कत की वजह से वह आरुषि को ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएगी। दयाल काका को उसके चेहरे से साफ पता पड़ रहा था कि वह झूठ बोल रही है, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। दयाल काका घर पहुंचे और सोचने लगे कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि विविधा ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहती। क्या उसे विक्रम की किसी बात का बुरा लग गया है, या फिर कहीं उसके बॉयफ्रेंड ने तो मना नहीं कर दिया विक्रम से इनसिक्योर होकर। मैंने तो विविधा के दिल में विक्रम के लिए प्यार महसूस किया, फिर ये ड्राइवर किधर से आ टपका। ऑफिस में अपने काम में बिजी विक्रम को दयाल काका ने फोन कर बताया कि विविधा ने आरुषि को ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया है। विक्रम जो अब तक लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर जमाए बैठा था, उसका ध्यान काका की बात पर गया। वह हैरान सा बोला, पर क्यों, मतलब ऐसे अचानक? दयाल काका बोले, कह रही थी कि टाइम की दिक्कत है, पर मुझे लगता है कि बात कुछ और है। विक्रम बोला, आपने पूछा क्यों नहीं उससे? दयाल काका बोले, अगर उसे बताना ही होता तो पहले ही ना बता देती। विक्रम सोच में पड़ गया कि कहीं मेरी कही बात उसे बुरी तो नहीं लग गई, लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था। पर उसकी आंखों में आंसू तो थे। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया कि पता नहीं कब सब कुछ नॉर्मल होगा उसकी लाइफ में। विविधा ने अब खुद को समझा लिया था कि विक्रम को भूल कर ही आगे बढ़ना होगा। वहीं विक्रम ने खुद को काम में वापस पूरी तरह डुबा चुका था। 3 दिन ही गुजरे थे कि एक शाम मेघा ब्रजेश जी के घर पहुंची और रोने लगी। उसे ऐसे देख ब्रजेश जी परेशान हो गए। मेघा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मेघा ने चौंकने का नाटक किया। तो क्या आपको कुछ नहीं पता? ब्रजेश जी बोले, क्या नहीं पता मुझे? मेघा बोली, ओह, तो आपको मामी जी ने कुछ नहीं बताया, और बताएंगे भी किस मुंह से वो अपनी बेटी की काली करतूतें? मेरी माँ तो भोली है जो सच जानकर भी चुप बैठी है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। तभी टेरेस से धुलकर सूखे कपड़े उतार कर लाती छवि जी मेघा की आवाज सुन वहां पहुंची। अरे मेघा, तुम रो क्यों रही हो? मेघा बोली, तो क्या करूं, आपकी विविधा की वजह से लोग मुझे शक की नजरों से देखने लगे हैं। कहते हैं कि इसकी बहन ऐसी होगी तो यह भी तो ऐसी ही होगी। रिक्शे वाले, ठेले वाले जैसे लोग मुझे छेड़ते हैं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही है। छवि जी घबराई हुई सी सोचने लगी कि दोनों माँ बेटियां उनकी खुशियों में आग लगाए बिना नहीं मानेंगी। माँ ने जिस बात को छुपाने का नाटक करते हुए सोने की चेन हड़प ली, उसी बात को बेटी जाहिर करने आ गई है। वो अब मेघा के सामने हाथ जोड़ने लगी। बस करो बेटा, घर जाओ, यहाँ तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। ब्रजेश जी बोले, तुम चुप करो छवि, मेघा को बोलने दो। अब क्या किया इसने, बताओ मेघा। मेघा रोते हुए उनके गले लग गई। आपकी बेटी का अफेयर चल रहा है, वो भी एक ड्राइवर के साथ। ब्रजेश जी के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई यह बात सुन के। वह खुद को संभालते हुए बोले, नहीं, विविधा ऐसी लड़की नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेघा बोली, तो क्या पूरा मोहल्ला झूठ बोल रहा है? सभी को विविधा की करतूतें पता हैं। आपको पता भी है कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। मामा जी, मेरे जैसी निहायत ही शरीफ लड़की का घर से निकलना दुभर हो गया है। अब तो मेरी शादी के लिए भी अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। सभी तो यही सोचेंगे ना कि पता नहीं मेरा भी किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा। लोग गंदी नजरों से देखते हैं मुझे। मेरी तो पूरी जिंदगी ही खराब हो गई। गलती आपकी बेटी विविधा की और कीमत मैं चुका रही हूँ। मामा जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं? यह बात पूरे शहर में फैले और विविधा की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो, उससे पहले कुछ कीजिए, वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। आप ना इसकी शादी करा दो प्लीज मामा जी, मैं इसकी गलती की कीमत नहीं चुकाऊंगी। मेघा रोते हुए वहां से चली गई। छवि जी घबराई हुई सी ब्रजेश जी को देखने लगी। ब्रजेश जी धम से वही सोफे पर गिर गए। छवि जी जल्दी से भागकर उनके पास पहुंची। क्या हुआ, आप ठीक हो ना? तभी विविधा स्कूल से घर पहुंची।
ब्रजेश जी उसे देख गुस्से से चीखे। विविधा! विविधा भागकर उनके पास आई। क्या हुआ बाबूजी, सब ठीक तो है ना? ब्रजेश जी उसे गुस्से से देखने लगे। तुम कुछ ठीक रहने दोगी तो ठीक होगा ना। जिस बात का डर था तुमने वही किया। मैं दिन रात एक कर रहा हूँ कि मेरी बेटी को एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, लेकिन मेरी बेटी तो पहले ही किसी ड्राइवर के साथ इश्क फरमा रही है। और कमाल की बात तो देखो, ये बात पूरे मोहल्ले को पता है, सिवाय तुम्हारे बाऊजी के। अब समझ आया मुझे कि पड़ोसी लोगों के मिजाज कुछ दिनों से बदल गए हैं। आजकल तभी आस पड़ोस वाले मुझे देखकर मेरे पीठ पीछे हंसते हैं और आपस में खुसुर फुसुर करते हैं। और शायद यही वजह थी कि विक्रम ने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया। विविधा यह सब सुन दंग रह गई। ब्रजेश जी बोले, मैंने उससे वजह पूछी तो थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हो ना हो, उस तक भी तुम्हारी एक काली करतूत पहुंच गई होगी। उसने मुझे उसी के घर में जलील करना सही नहीं समझा और मेरी बेटी ने मुझे पूरी दुनिया के सामने जलील कर दिया। ब्रजेश जी विविधा को डांटे जा रहे थे। विविधा रोते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी कि उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। वह किसी भी ड्राइवर को नहीं जानती है। यह तो कुछ लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं और वह नहीं जानती कि यह बातें कैसे बनी। छवि जी बोली, आप विविधा की बात का भरोसा करो, वह सही कह रही है। ब्रजेश जी बोले, तुम तो बोलो ही मत, सब कुछ जानती थी, उसके बावजूद भी तुमने मुझे अंधेरे में रखा। यह संस्कार दे रही हो तुम अपनी बेटी को? उस बेचारी मेघा को देखो, कितनी समझदार लड़की है। आज तक कभी कुछ सुना है उसके बारे में उल्टा सीधा? इस लड़की की गलती वह बेचारी भुगतेगी। अब बस बहुत हो गया, बहुत मनमानी कर ली तुम माँ बेटियों ने। हर जगह नाक कटवा दी मेरी। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। बहुत कर ली नौकरी इस लड़की ने। कल से यह स्कूल नहीं जाएगी। अगर यह स्कूल गई तो इसका मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं होगा। अब इसे तय कर लेने दो कि इसे नौकरी करनी है या अपने बाबूजी चाहिए। यह लड़की इस घर में रहने लायक नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैं शादी करवा दूंगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।